नमस्कार दोस्तों। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं इस अंकित भाटी सर की जो बुक है स्टैटिक्स जीके का, उसके नेक्स्ट पार्ट करूँगा। ठीक है, अब हम बुक को लगभग फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, सारे बुक्स को हम लोग जितने भी टॉपिक थे, सारे टॉपिक को मैंने कवर करते हुए अब मैं इसका लगभग 8 नंबर वीडियो आ चुका हूँ। और लगभग इसके 2 पार्ट्स और होंगे और 2 पार्ट्स में सारी बुक्स फिनिश हो जाएगी। तो इसीलिए एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है अपने आप में कि मैंने इस बुक को पेज बाई पेज आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया। क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई लोग हैं जो कि गांव में रहते हैं, जिनके पास एक बुक नहीं पहुंच सकती, लेकिन चूंकि बुक से क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामिनेशन में आते हैं एमटीएस में। आपको भी पता है कि केवल स्टैटिक का पर्सन आपको मतलब 10 से 12 या कभी कभी 15 भी क्वेश्चन हो जाते हैं। इतने क्वेश्चन आपका केवल इस बुक से आपको मिलने वाला है। तो इसीलिए इस बुक को आपके लिए पढ़ना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो में अब आप कंटिन्यू बने रहें। और साथ में जो प्रीवियस जितने भी वीडियो है, अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, आप जाकर वहाँ उसको देखिए और इसका भरपूर लाभ उठाइए। ठीक है, और लाखों की भीड़ में अपना एक सीट पक्का कीजिए। धन्यवाद। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स की। चलिए देखिए, चिकित्सा संबंधी आविष्कार देख लेते हैं। आइए इसको फटाफट कर लेते हैं। चेचे का टीका एडवर्ड जेनर, टीबी बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच, पेनिसिलिन खोजकर्ता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बैक्टीरिया लिवेनहॉक, एंटीजन लेस्टिनर, क्लोरोफॉर्म हैरिसन और सिम्पसन, पोलियो वैक्सीन जॉन साल्क, ठीक है, मलेरिया परजीवी चिकित्सा रोनाल्ड रोस, डायबिटीज बेटिंग, रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे, आरएनए जेम्स वाटसन, डीएनए जेम्स वाटसन एंड क्रीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विटामिन्स फंक, सल्फा ड्रग्स डायग्मिक, हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बनार्ड और इंसुलिन बेटिंग। आगे नाम देखेंगे तो विटामिन का नाम है, कुछ इंपॉर्टेंस देखेंगे। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, ठीक है। और विटामिन बी का नाम क्या है? थायमीन। विटामिन बी टू का नाम राइबोफ्लेविन। विटामिन बी थ्री का नाम क्या है? नियासिन। विटामिन बी फाइव का पैंथोनिक अम्ल। विटामिन बी सिक्स का पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी सेवन का बायोटीन। विटामिन बी नाइन का फॉलिक एसिड। विटामिन बी ट्वेल्व का साइनोकोबालामिन। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का कैल्सीफिरोल। विटामिन ई का टोकोफिरोल और विटामिन के का फिनोक्विनोन। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर। अगला चैप्टर कौन सा है? विज्ञान की शाखाएं, उसको देखते एक बार। जैसे एक्रोबेटिक्स व्यायाम संबंधी विज्ञान की शाखाएं, एटोमोलॉजी कीट पतंग, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, एपीग्राफी शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन, और एरोनॉटिक्स वायुयान संबंधी। आगे बात करते हैं, देखो एकोस्टिक्स यह ध्वनि संबंधित है। एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंड, एंथोलॉजी पुष्प संबंधी, एस्ट्रोलॉजी मानव पर ग्रह नक्षत्र के प्रभाव का अध्ययन। आगे बात करते हैं, देखो आर्बोरिकल्चर वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान, आर्कियोलॉजी पुरातत्व संबंधी विज्ञान। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, ठीक है। और ऑप्टिक्स, ये ऑप्टिक्स प्रकाश के, वही ऑप्टिक्स बात करते हैं ना, ऑप्टिक्स तो उसके बाद प्रकाश के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। ओलेरिकल्चर जैतून की कृषि का अध्ययन, एस्ट्रोलॉजी हड्डियों का अध्ययन, ओलेरिकल्चर सब्जी का अध्ययन, ओडोंटोलॉजी दांत और मछुआरों का अध्ययन। और आगे बात करते हैं ऑर्नियोलॉजी स्वप्न का अध्ययन, और बायोकेमिस्ट्री जीवित शरीर की रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। आगे बात करते हैं आर्बोरिकल्चर पेड़ उत्पादन, इकोलॉजी जीव और पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन, इथोलॉजी प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन, कार्डियोलॉजी हृदय की रचना और रुधिर कार्यविधि का अध्ययन, कीमोथेरेपी रासायनिक युग का कैंसर उपचार किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा? क्रायोजेनिक्स निम्न ताप पर वस्तु का और गुणों का प्रघटनाओं का अध्ययन, कैरोलॉजी मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन, कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड के पुनः विकास और विलोपन का अध्ययन, जेनेटिक्स जीवों के अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन, और ट्राइबोलॉजी घर्षण और मस्तिष्क संवर्धन। आगे बात करते हैं, देखिए न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र, और न्यूमेरोलॉजी अंक, और पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन, और पैथोलॉजी रोग की प्रकृति कारण उपचार आदि का अध्ययन, पिसिकल्चर मछली का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, पैरोलॉजी स्पंज का अध्ययन, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए फिजियोग्राफी प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन, फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि, फाइकोलॉजी शिवाल का अध्ययन, माइकोलॉजी फफूंद और संबंधी का अध्ययन, मिनरलोजी खनिज का अध्ययन, माइक्रोबायोलॉजी जीव का अध्ययन, और मॉर्फोलॉजी जीव और भौतिक जगत के अधिकारियों का अध्ययन, जीव की आकृति का अध्ययन। आगे बात करते हैं मेमोलॉजी स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन, मेमोग्राफी स्त्रियों के स्तनों की जांच करने संबंधी अध्ययन, और मैरीकल्चर समुद्री जीवों का अध्ययन, और
बात करते हैं अगले। देखिए नेक्स्ट हमारा कौन सा, लिथोलॉजी, चट्टानों और पत्थरों से संबंधित विषय का अध्ययन, और विटीकल्चर, अंगूर की खेती का अध्ययन है। और आगे बात करते हैं तो साइटोजेनिक्स, जीव कोशिका और उसकी अनुवांशिक विशेषताओं का अध्ययन है। साइटोलॉजी, जीव कोशिका का अध्ययन। और सिस्मोलॉजी, भूकंप का अध्ययन। सेरिकल्चर, रेशम उत्पादन का अध्ययन। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का अध्ययन। और सोरोलॉजी, छिपकली का अध्ययन। और सिल्वीकल्चर, वन्य जीव अध्ययन। और हेलियोलॉजी, सूर्य का अध्ययन। हाइड्रोपैथी, पानी से रोगों की चिकित्सा का अध्ययन करती है। हॉर्टिकल्चर, फल फूल और साग सब्जी का उगाने का अध्ययन है। होलोग्राफी, लेजर पुंज से त्रिमीय चित्र मतलब 3D बनाने का अध्ययन। और हिमेटोलॉजी, रक्त और संबंधित विषय का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर में फल फूल और सब्जी का अध्ययन किया जाता है। हिप्नोलॉजी, निंद्रा और संबंधित विषय किया जाता है। हिस्टोलॉजी, शरीर के ऊतक का अध्ययन किया जाता है। सर्पेटोलॉजी, सांप का अध्ययन। हेपेटोलॉजी, पित्ताशय की थैली प्रत्यय। और हर्पेटोलॉजी, सरीसृप विज्ञान। चलिए बढ़ते हैं अगले में। अगला चैप्टर कौन सा, महत्वपूर्ण विद्रोह के बारे में देखेंगे। जैसे देखिए सन्यासी विद्रोह, प्रभावी क्षेत्र बिहार बंगाल, ठीक है। और फकीर विद्रोह बंगाल, और इनके कौन थे तो चिराग अली और मंजू शाह इसके नेता थे। फकीर विद्रोह को याद रखना है। आगे बढ़िए, पहाड़िया विद्रोह झारखंड, तिलका मांझी इसके नेता थे। चुआर विद्रोह बंगाल, ठीक है। और रानी शिरोमणि और दुर्जन सिंह इसके नेता थे। चेरू विद्रोह झारखंड, पलामू, इसके नेता कौन थे, भूषण सिंह। अब बात करते हैं, देखिए पॉलीग्रो विद्रोह तमिलनाडु, और बीपी कटावान इसके नेता थे। भील विद्रोह पश्चिमी घाट, और इसके नेता कौन थे, शिवाराम। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट, और नेता कौन थे, चित्तूर सिंह। और बात करूँ आपका पागलपंथी विद्रोह बंगाल में, और नेता कौन थे, टीपू। अहोम विद्रोह असम, और नेता कौन थे, गोमधर कुंवर। बहावी आंदोलन बिहार उत्तर प्रदेश, नेता कौन थे, सैयद अहमद तूतीमीर। कोल आंदोलन छोटा नागपुर झारखंड, नेता कौन थे, गोमधर कुंवर। और बात करूँ आपका भूमिज विद्रोह उत्तर झारखंड, नेता कौन थे, गंगा नारायण सिंह। खांसी विद्रोह असम, नेता कौन थे, तीरथ सिंह। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा कौन सा, फराइजी आंदोलन बंगाल, नेता कौन थे, सरियतुल्ला टूटू मियाँ। नील विद्रोह बंगाल बिहार, नेता कौन थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। संथाल विद्रोह बिहार बंगाल में, नेता कौन थे, सिद्धू कानू। मुंडा विद्रोह झारखंड में, नेता कौन थे, बिरसा मुंडा। पाइक विद्रोह उड़ीसा में, नेता कौन थे, बक्सी जगबंधु। और पावना विद्रोह पावना बंगाल में, नेता कौन थे, ईशान चंद्र राय और शंभू पाल। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र में, नेता कौन थे, गोविंद डांडे। और मोपला विद्रोह मालाबार केरल में, नेता कौन थे, अली मुसलियार। कुका आंदोलन पंजाब में, नेता कौन थे, भगत जवाहर मल। और रंपाओं का विद्रोह कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में, नेता कौन थे, सीताराम राजू। और ताना भगत आंदोलन कहाँ, बिहार में, नेता कौन थे, जतरा भगत। और आगे बात करते हैं तिम्भागा आंदोलन बंगाल में, और नेता कौन थे, कंपा राम सिंह एवं भवन सिंह। और तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश, नेता कौन थे, पूचलपल्ली सुंदर राय, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते क्या करते किए, आगे देखिए सामाजिक सुधार अधिनियम के बारे में बात करेंगे। जैसे आपको ध्यान रखना है, शिशु प्रतिबंध कौन लगाया था, लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। और आगे बात करूँ सती प्रथा प्रतिबंध तो वही लॉर्ड विलियम बेंटिक। दास प्रथा पर प्रतिबंध एलन बरो, कब 1843 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग 1856। और मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थ बुक 1872। एज ऑफ कॉन्स्टेंट एक्ट हैंड्स डाउन 1891। शारदा एक्ट एडविन 1930, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके जो था ना सरदार दूसरा रखिएगा, जो लड़की के विवाह का एज था वो 14 से बढ़ा के कितना 18 कर दिया गया, ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा कौन सा, तो ऊर्जा रूपांतरण यंत्र है, इसको देखेंगे। जैसे डायनेमो तो यांत्रिक ऊर्जा को किस में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। मोमबत्ती क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में चेंज करता है। माइक्रोफोन क्या करता है, तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सोलर सेल क्या करता है, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और ट्यूबलाइट क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। और विद्युत मोटर क्या करता है, तो ये क्या करता है, तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। और विद्युत बल्ब क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। और विद्युत सेल क्या करता है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और सितार क्या करता है, सितार क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें, ध्वनि ऊर्जा में चेंज करता है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे चैप्टर से होगा ऊर्जा रूपांतरण यंत्र, ठीक है, इसको हमने देख लिया था अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर कौन सा, प्राकृतिक अम्ल के बारे में बात करेंगे। जैसे आपको याद रखना है, सिरका कहाँ पाया था दोस्तों, सिरका एसिटिक एसिड, सेब में मैलिक एसिड, अंगूर में टार्ट्रिक एसिड, इमली में टार्ट्रिक एसिड, खट्टे फल में साइट्रिक एसिड, दूध में लैक्टिक एसिड, दही में लैक्टिक एसिड, घास में बेंजोइक एसिड, सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल, बिच्छू में फॉर्मिक अम्ल, चींटी में फॉर्मिक एसिड, मूत्र में यूरिक एसिड।
आगे बढ़ते हैं, चलिए हमारा नेक्स्ट पार्ट कर लेंगे। पद की शपथ और त्यागपत्र के बारे में बात करते हैं। जैसे राष्ट्रपति की जो नियुक्ति होती है, ठीक है, तो आपको याद रखना है भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसकी जो मान लीजिए भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो उच्चतम न्यायालय का ज्येष्ठतम न्यायाधीश न्यायाधीश इनको क्या करता है, इनको शपथ दिलवाता है। और उपराष्ट्रपति को तो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा इस नियमित कोई व्यक्ति। अब बात करते हैं, देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, या राष्ट्रपति द्वारा कोई व्यक्ति अगर बोला जाए कि तुमको करना है तो वो करेगा। और राज्यपाल को तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति क्या उनकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय में उपलब्ध जो भी वहाँ के न्यायाधीश होंगे वो करेंगे। अगर देखिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो वो राष्ट्रपति ही करता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियमित कोई व्यक्ति। आगे बात करते हैं, देखिए संसद के जो मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा इस नियमित कोई व्यक्ति। राज्य के विधायक तो राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा इस नियमित नियुक्ति में से कोई व्यक्ति। राज्य के मंत्रिपरिषद का नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करते हैं। आगे बात करते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियमित कोई व्यक्ति वो करता है। अगर करते हैं, देखिए त्यागपत्र। अब त्यागपत्र कौन किसको देता है उसको देखिएगा। जो राष्ट्रपति होता है वो अपना त्यागपत्र देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। और उपराष्ट्रपति किसे देता है, तो हमारा जो उपराष्ट्रपति होता है वो त्यागपत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं वो राष्ट्रपति को देते हैं। और राज्यपाल त्यागपत्र किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसको देते हैं, तो वो भी राष्ट्रपति को देते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष किसको देते हैं, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। लोकसभा का उपाध्यक्ष किसको देते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए राज्यसभा के सभापति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो सभापति को देते हैं। किसको, सभापति को देंगे। और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो किसको देते हैं, तो राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष, दोनों में से किसको देते हैं। आगे बात करते हैं, देखिए विधानसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो विधानसभा के उपाध्यक्ष को। विधानसभा का जो उपाध्यक्ष होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे, तो वो देंगे विधानसभा के अध्यक्ष को। विधान परिषद की जो सभापति होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं, तो उप सभापति को। और विधान परिषद के उप सभापति जो होते हैं वो अपना त्यागपत्र सौंपते हैं सभापति को। और आगे बात करते हैं, देखिए आपका लोक सेवा आयोग की जो मतलब जैसे यूपीएससी हो गया उसके जो मेंबर्स होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे, तो वो देंगे किसको, राष्ट्रपति को। और लोक सेवा आयोग जो कि जो एसेट पीसेस होता है वहाँ के जो उसके जो आयोग होंगे वो अपना त्यागपत्र किसको सौंपेंगे, तो सौंपेंगे राज्यपाल को। आपको सबको याद रखना है, इससे क्वेश्चन एग्जामिनेशन डायरेक्ट बनते हैं। बात करते हैं 10वीं की घात के बारे में, तो देखिए आपको याद रखना है 10 के पावर 18 को क्या बोलते हैं, एक्सा, ठीक है, सिंबल ई। 10 के पावर 15 को पेटा, पी। 10 के पावर 12 को टेरा, टी बोलेंगे। 10 के पावर 9 को गिया, जी इसका सिंबल होता है। और 10 के पावर 6 का मेगा, एम सिंबल होता है। 10 के पावर 3 का किलो, के सिंबल होता है। 10 के पावर 2 को हेक्टो, और एच सिंबल होता है। और 10 के पावर 1 को डेका, डा सिंबल होता है। 10 के पावर -18 को क्या बोलते हैं, एटो। 10 के पावर -15 क्या बोलते हैं आपको, फेमटो। 10 के पावर 12 को पीको। 10 के पावर -9 को नैनो। 10 के पावर -6 को माइक्रो, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट है, सब आपको इसको याद आप फिर देखिएगा। 10 के पावर -3 को मिली। 10 के पावर -2 को सेंटी। 10 के पावर -7 को डेसी, ठीक है। आगे बात कर, देखिए एक निबल में कितने, तो 4 बिट्स होते हैं। और एक बाइट में 8 बिट होते हैं। एक निबल में 4 बिट और एक बाइट में 8 बिट, आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए फिर बात करते हैं, देखिए तो 10 + 24 बाइट में 1 किलो बाइट। 10 + 24 किलो बाइट में 1 मेगाबाइट, ठीक है। और 10 + 24 मेगाबाइट में 1 गीगाबाइट। 10 + 24 गीगाबाइट में 1 टेराबाइट। और 10 + 24 टेराबाइट में 1 पेटाबाइट। और 10 + 24 पेटाबाइट में 1 एक्साबाइट। और 10 + 24 एक्साबाइट में 1 जीटाबाइट। और 10 + 24 जीटाबाइट में 1 यूजाबाइट। सबका आपको याद रखिए, केबी का किलोबाइट, केबी एमबी, मेगाबाइट का एमबी, गीगाबाइट का जीबी, ठीक है, टेराबाइट का टीबी, और पेटाबाइट का पीबी, और एक्साबाइट का ईबी, और जेटाबाइट का जीबी, और ऑटो बाइट का वाईबी। सबका आपको सिंबल इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में बात करते थे। हमको याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन की स्मृति में 10 दिसंबर को नोबेल फाउंडेशन द्वारा वितरित किए जाते हैं। और इनकी शुरुआत 1901 में हुई थी।
यह स्वीडन के देश के द्वारा दिया जाता है। इसकी भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, साहित्य तथा साहित्य के 5 विषयों में इस उत्कृष्ट योगदान के लिए इसको दिया जाता है। और इसमें छठा विषय अर्थशास्त्र के इसको नोबेल पुरस्कार 1969 में सम्मिलित किया गया। पुरस्कार राशि कितनी होती है? तो 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना मिलता है और एक स्वर्ण पदक मिलते हैं और एक डिप्लोमा। और प्रथम प्राप्तकर्ता कौन था? 1901 में मिला था इनको। और अभी तक कुल 35 महिलाओं को इसको दे दिया गया है। और अभी पहली महिला जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था उनका नाम क्या था? मैडम क्यूरी। और अधिकतम 3 लोगों को इस क्षेत्र में पुरस्कार दिया जा सकता है। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको 1913 में नोबेल प्राइज मिला था। और अंतिम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो अभिजीत बनर्जी, जिनको 2019 में अर्थशास्त्र के मिला है। आपको याद रखना है। शांति का पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। बाकी सब आप कहाँ दिया जाता है? स्वीडन में। और एक शांति का जो पुरस्कार है वो जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। आपको इसको याद रखना है। चलिए अब कुछ नोबेल प्राइज जो दिया गया है 2022 में उसको देख लेते हैं। जैसे फिजियोलॉजी प्रोफेसर स्वांतो पापा को दिया गया। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि स्वास्थ्य के लिए किसको दिया गया? तो आपको याद रखना है किसको दिया गया? स्वांतो पापे को। और भौतिक विज्ञान के लिए तो जॉन क्लासर, एटन जिलिंगर और एलन आस्पेक्ट। और रसायन में किसको दिया गया है? तो कैरोलिन बर्टोजी, बैरी शार्पलेस और मोर्डेन मेल्डन। साहित्य के लिए एर्नी ओर्नो। और शांति के लिए एलिस बिलास्की मेमोरियल और सिविल लिबर्टीज। और अर्थशास्त्र के लिए बेन एस बर्नान, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिच एच। अर्थशास्त्र के लिए दोस्तों इसका नाम कुछ अजीब अजीब सा है। ठीक है, बट आप इसको बार पढ़ेंगे तो अपनी बस नाम याद रखिए। ठीक है, और इसका एक ट्रिक चाहिए तो आप बोलिएगा तो मैं इसका ट्रिक भी आपको बना के दे दूंगा, आप उसे याद कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय के बारे में। तो देखिए साहित्य के लिए क्या कहते हैं ना, रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में। और उसके बाद से सी वी रमन को मिला है भौतिक विज्ञान के लिए 1930 में। और आगे बात करूँ हरगोबिंद खुराना को मिला है चिकित्सा के लिए 1968 में। मदर टेरेसा को मिला है जो कि अल्बानिया की है, शांति के लिए 1979 में मिला है। और नागरिकता अगर बात करूँ तो एस चंद्रशेखर है ना, उनको मिला है भौतिक विज्ञान में कब? 1983 में। और अमर्त्य सेन को मिला है कार्तिक विज्ञान में 1998 में। और अगर बात करूँ तो बी राधाकृष्णन को मिला है रसायन शास्त्र में कब? 2009 में। और कैलाश सत्यार्थी को मिला है शांति के लिए 2014 में। और अभिजीत बनर्जी को मिला है 2019 में आर्थिक विज्ञान के लिए। तो ये बेहद भी इंपॉर्टेंट है, सब भारतीय हैं जिनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। अगर बात कर देखिए नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 19 जून 1900 की हुई थी। और अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 को डायनामाइट की खोज की थी। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 में और मृत्यु 1896 में हुआ था। नोबेल पुरस्कार की राशि की प्रत्येक वर्ष बदलती रहती है। और पहले 5 क्षेत्रों में पुरस्कार राशि देती थी। अब इसको शामिल कर किया गया किसको? अर्थशास्त्र को, तब 6 हो गया। अगर बात करते हैं देखिए इस मोटे देखिए अभी तक 2 मृत व्यक्तियों को दिया गया राशि। कौन? एरी एक्सेल और डैंग हैमरशोल्ड। चलिए सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस को मिला है कब? 17 में, 1944 में, 1963 में। ठीक है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी ड्यूनेंट हैं। तो इनको पहले 1901 में मिला नोबेल प्राइज। सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज विजेता कौन है? लॉरेंस ब्रेग। ठीक है, 25 साल नाम याद रखिए। और सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार के भारतीय जो बात करूँ तो वो कौन है? तो ये आपको लिखना है कैलाश, मतलब इनको किसको मिला है? कैलाश सत्यार्थी को। और सबसे कम उम्र पाने वाली महिला कौन सी है? तो वह है मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान की 17 साल की। और सबसे अधिक उम्र में पाने वाले कौन है? तो आपको याद रखना है गुड इनफ जो कि 87 वर्ष के हैं। और दो बार नोबेल पुरस्कार विजेता 4 लोग हैं। जैसे मैडम क्यूरी को 2 बार मिल चुका है। और जॉन बार्डिन को मिला है। और लिंस पालिंग को और फ्रेडरिक सेंगर को। ठीक है, चलिए अगर देखो ऑस्कर बारे में बात करें। ऑस्कर के अमेरिकी की एकेडमी ऑफ मिशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाने वाला सालाना एकेडमी पुरस्कार है। ठीक है, ऑस्कर। और इसमें आपका जितनी फिल्म क्षेत्र में जाता है, किसमें? फिल्मी क्षेत्र में इसको दिया जाता है। इसमें आपका मैं बात करूँ तो देखिए प्रसिद्ध पोशाक डिजाइनर भानु अथैया भारत के प्रथम ऑस्कर जो भी होते हैं ना बेस्ट डिजाइनर उसको दिया जाता है। ठीक है, जो कि अच्छे जो कि डिजाइनिंग में सबसे बेस्ट होते हैं। ठीक है, आपको इसमें बस इतना याद रखना है कि ऑस्कर और नोबेल पुरस्कार दोनों पाने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? जॉर्ज बोनांसा। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इनको साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, याद रखना है। और भारत के सत्यजीत रे
1992 में ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया। ठीक है, ये पहले से भारतीय थे जिन्हें सिनेमा में इनकी उपलब्धि के लिए ये अवार्ड मिला था, तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है, अब चलिए अब आगे आइए। आइए देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है फिल्म, इसका नाम के अंदर डिस्क्राइब देखिए। सबसे पहले बात करूँ तो 94 ऑस्कर पुरस्कार किसको मिला, तो फिल्म कौन है, कोडा। और इसके कौन थे डायरेक्टर, तो जैन कैंपियन, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल डाटा, इससे डाटा ये आपको बस ये नाम याद रखना है, बाकी एग्जाम में पूछने का बहुत कम चांस है। अब देखिए सबसे ज़्यादा पुरस्कार पाने वाली व्यक्ति कौन है, तो वाल्ट डिज्नी, ये ठीक है, आपको याद रखना है। इनको 26 पुरस्कार मिल चुका है। और ऑस्कर अवार्ड पाने वाले भारतीय कौन से, तो याद रखना है भानु अथैया। भानु अथैया ये भारत की पहली महिला है जिनको गांधी फिल्म में रिचर्ड एटनबरो की कंज्यूम डिज़ाइनिंग के लिए 1983 में ऑस्कर पुरस्कार मिला था। बात करूं अगर तो सत्यजीत रे को मिला है, बंगाली फिल्म निर्देशक हैं, 1992 में इनको अवार्ड मिला। और ए आर रहमान को को मिला था 2009 में मिला था स्लम डॉग मिलियंस फिल्म के लिए। ठीक है, जय हो के संगीत के लिए मिला था। और गुलजार 2009 में जय हो गाने के लिरिक्स के लिए मिला गुलजार। और रेसुल पुकोटी को 2009 में स्लम डॉग मिलियनियर के लिए मिला। क्या देना है, ऑस्कर में नामित फिल्में आपको याद रखनी है, जैसे 1957 में मदर इंडिया, 2001 में लगान, 2006 में रंग दे बसंती, 1998 में सलाम बॉम्बे, और 2005 में पहेली, और 2022 में छेलो सो। ठीक है, बात करें ग्रैमी पुरस्कार का, तो ग्रैमी पुरस्कार को मूल रूप से ग्रामोफोन अवार्ड कहा जाता है और यह संगीत उद्योग की उपलब्धियों के लिए पहचाने के लिए एक पुरस्कार है। द ग्रैमी अवार्ड सबसे पहले वार्षिक प्रतिष्ठित संगीत पुरस्कार में से एक है। स्थापना की बात करता हूँ तो इसकी स्थापना 1958 में होती है। ठीक है, इसमें आपको बस याद रखना है कि हमारे भारत के इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन इनको मिला है, तो क्या रखना है, सुप्रसिद्ध जो है सुप्रसिद्ध सितार वादक कौन है, पंडित रविशंकर, उनको 1968 में ये पुरस्कार मिला, कौन, ग्रैमी पुरस्कार, याद रखना है। और 2015 में वितरित 75 पुरस्कारों में रिकी गेज और नीला बासवानी का नाम शामिल हुआ है। रिकी गेज और नीला बासवानी दोनों का नाम शामिल हुआ इसमें मिलता है। और 2022 में ग्रैमी अवार्ड में भारतीय मूल के फाल्गुनी शाह को बेस्ट चिल्ड्रन एल्बम के लिए पुरस्कार मिला था, याद रखना है। और 2022 में रिकी केज को डिवाइन टाइड्स के लिए एल्बम के लिए ये पुरस्कार मिलता है, ग्रैमी पुरस्कार, आपको याद रखना है। और तन्वी शाह को 2010 में दिया गया। और पंडित रविशंकर को एक पुरस्कार 5 बार मिल चुका है, और जाकिर हुसैन की 2 बार ये पुरस्कार मिल चुका है, आपको याद रखना है। बात करते देखिए मैन बुकर पुरस्कार, आपको याद रखना है। ये किससे है, तो ये भी साहित्य से। ठीक है, आपको याद रखना है। इसकी स्थापना 1969 में यूके में की गई थी। ठीक है, और इसमें याद रखिए भारतीय कौन मिला, देखिए याद भारत में तो बुकर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो अरुंधति राय, 1997 में उनको मिला है। ठीक है, आपको याद रखना है। बाकी लोग कोई पुरस्कार मिल चुका है, जैसे BS नेपाल हो गया, सलमान BS नेपाल को मिला, इनफ फ्री स्टेट को मिला है। सलमान रश्दी को मिला है मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। और अरुंधति राय को मिला है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। और किरण देसाई द इनहेरिटेंस ऑफ लव। ठीक है, आगे बात देखिए, बात करेंगे किसकी, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, तो इसको देखिए, इसमें भी आपका वही, इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, और इसके स्थापना 1957 में न्यूयॉर्क में होती है। और मैं बात करूँ देखिए इंडिया को, जो इंडियन है उनको किसको मिला है, तो पहले भारतीय पत्रकर्ता कौन थे जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, तो वो विनोबा भावे, कब मिला था, 1958 में मिला था। ठीक है, और अंतिम भारतीय कौन थे, तो रवीश कुमार, 2019 में इनको मिला है। ठीक है, क्या था ना, इसके तहत राशि कितनी होती है, तो $50,000 और 1 स्वर्ण पदक, आपको याद रखना है। ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, और प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त को मनीला में ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा, तो देखिए कुछ लोग को यहाँ पे रेमन जिनको भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है उनका नाम देखिए। रेमन जो कि उनका नाम देखिए, नाम कौन सा है, चिंतामन देशमुख जनसेवा, मदर टेरेसा जनसेवा, वर्गीज कुरियन सामुदायिक नेतृत्व, जयप्रकाश नारायण शासकीय, सत्यजीत रे साहित्य, MS स्वामीनाथन सामुदायिक नेतृत्व, और MS सुब्बलक्ष्मी सार्वजनिक नेतृत्व, अरुण शौरी पत्रकारिता, पंडित रविशंकर साहित्य, और किरण बेदी शासकीय सेवा, और अरुणा राय सामुदायिक नेतृत्व, अरविंद केजरीवाल उद्यमी नेतृत्व, और भरत वटवानी सोनम वांगचुक जनसेवा, और रवीश कुमार पत्रकारिता।
इन सबका नाम याद रखना है। इन सबको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। और 2022 में आपको याद रखना है, इसमें विजेताओं में तदासी हथोरी, बर्नार्ड मड्रिड ये सब शामिल हैं। बात करते हैं उबेर कप का। तो आपको याद रखना है उबेर कप जो है वो राष्ट्रीय बैडमिंटन टीमों द्वारा खेले जाने वाले बैडमिंटन प्रतियोगिता है, ठीक है। और ये अक्सर महिलाओं को विश्व टीम चैंपियनशिप आया था इसमें। और इसका पहली बार आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये आपको याद रखना है, मतलब इसका आयोजन 1956 से 57 हुआ था और स्थापना 1957 में होती है। इसमें आपका भारत जो है ना वो इसमें सर्वाधिक बार कौन है विजेता, तो चीन है 15 बार, प्रथम विजेता अमेरिका है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट है हमारा कौन सा गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। तो याद रखना है पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जनवरी में 1944 में लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया था। और ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अजीज अंसारी का नाम याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ए आर रहमान को मिला है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, ठीक है, इसको याद रखना है। और अभी मिला है आरआरआर की सॉन्ग नाटू को गोल्डन पुरस्कार मिला है 2023 में, इसको भी आपको याद रखना है। अगर देखिए बाफ्टा ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स की स्थापना को होती है 1947 में होती है। और 75 बाफ्टा पुरस्कार 2022 में दिया गया है किसको? द पावर ऑफ डॉग फिल्म को याद रखना है। और अभिनेत्री कौन है? जॉन कैस्टेलान। अभिनेता कौन है? विल स्मिथ। बात करते हैं मिस यूनिवर्स का, तो याद रखना है मिस यूनिवर्स का शुरुआत 1952 में होती है। और इसमें आपको याद रखना है कि फिनलैंड की अर्मी कुशेला को प्रथम ब्रह्मांड सुंदरी का खिताब मिला था। और भारतीय महिला विजेता कौन इसमें, तो याद रखना है सुष्मिता सेन को 1994 में, लारा दत्ता को 2000 में और हरनाज कौर सिंधु को 2021 में। 3 को नाम याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार की बात करते हैं, आईफा अवार्ड, ठीक है। अब देखिए ये पुरस्कार दुनिया भर में भारतीय चलचित्र के योगदान के लिए दिया जाता है, ठीक है। इसकी शुरुआत 2000 में हुई थी। और इसके जो बात करूँ तो जिसे 2022 में किसको मिला है, याद रखिए शेरशाह फिल्म। और अभिनेता विकी कौशल, अभिनेत्री कृति मेनन मिमी, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह। और अंतिम पुरस्कार 22वां 2022 में इसी को मिला है, शेरशाह फिल्म को याद रखना है। एक बार देखिए पुलित्जर पुरस्कार, तो न्यूयॉर्क वर्ल्ड में प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर की स्मृति में इसको दिया जाता है, आपको याद रखना है। और ये पुरस्कार 21 रेडियो में प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है, ठीक है। और इसकी स्थापना 1917 में होती है। और प्रथम भारतीय प्रयोगकर्ता कौन है, तो गोविंद बिहारी लाल। और अब तक 5 भारतीयों को पुरस्कार मिल चुका है, कौन? पुलित्जर पुरस्कार, आपको नाम याद रखना है। और बात करते हूँ आईसीसी पुरस्कार, तो ये भी आपको याद रखिए कि पिछले 12 महीनों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ियों में जो पहचानता है उसको सम्मानित करता है ये पुरस्कार। और ये आपका बात करूँ तो भारतीय की बात करते हैं, तो देखिए आपको याद रखना है जो इसमें बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। देखिए 2021 का डाटा याद रखिएगा। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर शायरीन अफरीदी, और महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंथाना, और आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम, और आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर लिजिल ली, ठीक है। और आईसीसी महिला T20 वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 की तो कौन? टैमी बीमोंड। बात करते हैं नेक्स्ट भारत रत्न। याद रखिए भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के दिया जाता है, ठीक है। इसमें आपको बात करें इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को होती है। और सबसे पहले किसको दिया गया था, तो आपको याद रखना है प्रथम सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, आपको याद रखना है। अंतिम अलंकित 2019 नानाजी देशमुख मरणोपरांत, और भूपेन हजारिका मरणोपरांत, प्रणब मुखर्जी। ये नाम तीनों का नाम याद रखना है, 2019 में दिया गया है। और बात करूँ नेक्स्ट, आपको याद रखना है कि सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ है। और वह भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के 40 वर्ष के व्यक्ति हैं, ठीक है, आपको याद रखना है इसको। आगे बढ़ते हैं। अगर नाम देखिए भारत रत्न के जितने भी अभी तक विजेता हैं हम सबके नाम पढ़ते हैं एक बार। देखिए डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमण 1954, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1954, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954, सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया 1955, और डॉक्टर भगवान दास 1955, जवाहरलाल नेहरू 1955, गोविंद बल्लभ पंत 1957, डॉक्टर महर्षि धोडो केशव बर्गे 1958, डॉक्टर विधान चंद्र राय 1961, पुरुषोत्तम दास टंडन 1961,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962, डॉक्टर जाकिर हुसैन 1963 और डॉक्टर पांडुरंग वामणी कांडे 1963 और लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत 1966, इंदिरा गांधी 1971। और नाम पढ़ेंगे जैसे वराहगिरी वेंकटगिरी 1975, कुमार स्वामी कामराज 1976, मदर टेरेसा 1980, आचार्य विनोबा भावे 1983, खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 और मरुथुर गोपालन रामचंद्रन 1988, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1990 और नेल्सन मंडेला 1990, सरदार वल्लभ भाई पटेल मरणोपरांत 1991 और मोरारजी देसाई पाकिस्तान के शीर्ष सम्मान निशान है पाकिस्तान, इनको कब मिला है? 1991 में मिला भारत रत्न। और राजीव गांधी मरणोपरांत 1991 और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इनको पुरस्कार मिला है मरणोपरांत 1992 और JRD टाटा 1992, सत्यजीत रे 1992, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 1997 और अरुणा आसफ अली 1997। आगे बात करते हैं गुलजारी लाल नंदा 1997 और MS सुब्बलक्ष्मी 1998, P चिदम्बरम सुब्रमण्यम 1998, जयप्रकाश नारायण 1998 और पंडित रविशंकर 1999 और प्रोफेसर अमर्त्य सेन 1999 और गोपीनाथ बरदलाई 1999। तो आप सारे नाम आपको याद रखने हैं। चलिए और कुछ नाम है, देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 2001, लता मंगेशकर 2001, भीमसेन जोशी 2009 और चिंतामणि नगेंद्र रामचंद्र राव 2014। आगे बढ़ते हैं सचिन तेंदुलकर सबसे कम उम्र की एज में 2014 में मिला और अटल बिहारी वाजपेयी 2015 और मदन मोहन मालवीय 2015 और नानाजी देशमुख 2019 और प्रणब मुखर्जी 2019 और भूपेन हजारिका 2019। सबको याद रखना। नेक्स्ट बात करेंगे पद्म पुरस्कार। तो देखिए याद रखना है, भारत रत्न के बाद पद्म पुरस्कार को देश का दूसरा सबसे बड़ा माना जाता है, ठीक है। और इसमें भी आपको नाम याद रखना है, जैसे किस क्षेत्र में जाता है तो आपको याद रखना है। ये 3 तरह का पुरस्कार और इसमें चिकित्सा, साहित्य, खेल, कला, समाज सेवा, शिक्षा विज्ञान, इंजीनियरिंग, सिविल सेवा, ठीक है, इस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। इसकी शुरुआत 1900 मतलब 1977 में किया गया था, आपको याद रखना है। और पद्म विभूषण के आपको याद रखना है कि इसमें प्रथम जो मिला था, किसको मिला था, प्रथम पुरस्कार मिला था सत्येंद्रनाथ बोस को, आपको याद रखना है। और भारत का दूसरा सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है, ठीक है, आपको इसको याद रखना है। और इसमें आपको नाम याद रखिए, जैसे आपको इसमें अंतिम पुरस्कार किसको मिला 26 जनवरी 2022 को 4 व्यक्ति को मिला है। किनको? सुश्री प्रभा अने कला महाराष्ट्र, श्री राधेश्याम खेमका साहित्य और शिक्षा और जनरल बिपिन रावत मरणोपरांत सिविल सेवा उत्तराखंड, ठीक है। और श्री कल्याण सिंह जो कि पब्लिक अफेयर्स यूपी में, तो उनको मिला है, ये आपका नाम है। अब बात देखिए पद्म भूषण को, तो ये आपको इसमें ये भी एक भारत द्वारा दिया जाने वाला तीसरा उच्च नागरिक पुरस्कार है। इसमें आपको नेम कुछ याद रखने हैं, जैसे आपको इसकी नेम याद रखिए, इसको मिला है तो 2022 में 17 लोगों को दिया गया है, ठीक है। बस याद रखिए कितना, 17 लोगों को। यह पुरस्कार जो है इसके सम्मान में रूप में कांस्य का बिला जाता है और बीच में कमल का फूल बना होता है, इसकी 3 पत्तियों इसके घेरे होते हैं, ठीक है। और एक राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पे सिग्नेचर होता है। चलिए बात करते हैं पद्मश्री की। तो याद रखिए पद्मश्री भी भारत पर आमतौर पर सिर्फ भारतीय नागरिक को दिया जाने वाला सम्मान है, ठीक है। जैसे शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, ठीक है, सार्वजनिक जीवन में कुछ विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। और इसकी स्थापना 1954 में होती है, ठीक है। और प्रथम पुरस्कार दिया गया बलबीर सिंह दो सांझ को, ठीक है, नाम याद रखिए। और पद्मश्री सम्मान प्राप्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो नरगिस दत्त थी, जो कि एक अभिनेत्री थी, आपको इसका नाम याद रखना, जो कि एक अभिनेत्री थी। बात करते हैं आपको 2022 में इसको 107 लोग को दिया गया, याद रखिए। और ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाने वाला भारत में सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, ठीक है। और इसके लिए बात आपको नाम कुछ याद रखने हैं, जैसे श्री शंकर कुरूप अपने संकलन ओडुकुलम के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय लेखक थे, ठीक है। और प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी आशापूर्णा देवी, जिनको मिला था आशापूर्णा देवी। और अब तक 62 व्यक्ति को ये पुरस्कार दिया जा चुका है, इसमें 11 लाख रुपये दिया जाता है, ठीक है। और 2022 में 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? तो प्रसिद्ध कोंकणी लेखक और किसको? दामोदर मोजो को इसे सम्मानित किया गया है, वो नाम याद रखना। बात करते हैं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। तो ये पुरस्कार भारतीय औद्योगिक और वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद द्वारा दिया जाता है।
और ये जो है ना विज्ञान का सर्वोच्च पुरस्कार है कि इसकी स्थापना 1958 में होती है। और इसमें आप याद रखिए, इसमें आपका एक इस पुरस्कार में एक सम्मान पत्र में 5 लाख की राशि और एक पटक दी है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ठीक है, IFFI, इसको आप नाम है, 1952 में इसकी शुरुआत होती है। बस किसको दिया गया इसको नाम कुछ याद रखिए, ठीक है। इसमें राशि याद रखिए 10 लाख के नगद पुरस्कार इसमें मिलते हैं, ठीक है। बात करते हैं अशोक चक्र। तो ये शांति का, भारत का शांति का सबसे ऊंचा वीरता पदक है, ठीक है। और ये कौन देते हैं, तो राष्ट्रपति देते हैं। और इसमें आपका जैसे ये सर्वोच्च शांतिकालीन शौर्य पुरस्कार है। और बात करूँ तो जैसे प्रथम पदक तो आपको याद रखना 26 जनवरी 1952 को दिया गया था। और अंतिम पदक कौन था, तो ASI बाबूराम। और कुल कुल कितने को दिया जा चुका है, तो 90 को, ठीक है। बात करते हैं कीर्ति चक्र का, ध्यान याद रखिए ये भी एक शौर्य चक्र पुरस्कार है, ठीक है, जो उस वीर को दिया जाता है जिसने शत्रु के मुकाबले में अभूतपूर्ण साहस का प्रदर्शन किया गया, ठीक है। तो इसका नाम याद रखना है। इसकी स्थापना 1952 में होती है और अभी तक 496 व्यक्ति को दिया जा चुका है। और कैप्टन जोगिंद्र सिंह घरिया और अन्य 11 व्यक्ति कीर्ति चक्र से सम्मानित पहले प्राप्तकर्ता थे, आपको नाम याद रखना है। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार, तो ये इसमें राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार आता है। तो ये 26 जनवरी को जिसका जिन बहादुर बच्चों का एज 6 से 18 वर्ष लिए गए हैं तो उनमें दिया जाता है। और इसकी राशि कितनी है, तो आपको याद रखनी है। इसमें आपको नगद राशि दी जाती है और इसमें 6 श्रेणी में दिए, 6 श्रेणी में ये दिया जाता है। और बात करूँ तो अभी 2022 में 29 बच्चों को दिया गया, आपको नाम याद रखना है। परमवीर चक्र की बात करें तो ये भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है, ठीक है। और इसमें भी इसको जो पहला मिला था ना, किसको मिला था, तो मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था, आपको याद रखना है। और ये राशि कितनी होती है, तो 2.5 लाख रुपये इसमें दिए जाते हैं। महावीर चक्र बात करते हैं, देश का ये द्वितीय सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार है जो कि बहादुर सैनिक के लिए जाता है। और ये आपको बात करूँ तो 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है। और पुरस्कार राशि कितनी है, आपको याद रखना है कितना, तो 10,000 रुपये प्रति माह भत्ता। व्यास सम्मान की बात करते हैं, व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है, ठीक है। इसकी शुरुआत 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा होती है। और बात करता हूँ प्रथम प्राप्तकर्ता, तो रामविलास शर्मा, आपको याद रखना है। और 10 वर्षों के इसकी राशि कितनी है, तो 4 लाख रुपये नगद। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आपको याद रखना है, इसकी स्थापना होती है 10 अक्टूबर 1954 को। और ये इसमें 10 लाख रुपये इसकी राशि है, बस राशि याद रखिए। बाकी बात में तानसेन समारोह या तानसेन सम्मान, इसमें राशि कितनी है, 5 लाख रुपये। और पहले किसको मिला था, सबसे पहले मिला था उस्ताद अब्दुल रहीम जफ़र खान को, जो कि एक सितार वादक थे। और अंतिम बार किसको मिला है, तो पंडित सतीश व्यास को, जो कि एक संतूर वादक हैं। तो नाम याद रखिए, उस्ताद अब्दुल सलीम जफ़र खां सितार वादक, और अंतिम कौन थे, तो पंडित सतीश व्यास। बात करते हैं सरस्वती सम्मान के बारे में, तो याद रखिए ये दिया था के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है। और ये सिर्फ 15 लाख राशि है। और ये बात करूँ तो अभी बात ये पहला किसको दिया गया था, तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को मिला था, ठीक है। ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, बेसिकली इसमें 15 लाख रुपया है, ठीक है। और ये 2021 में किसको मिला है, तो रामदरस मिश्रा को मिला है। उनकी प्रमुख संग्रह है, इनका नाम है कविता संग्रह है, जैसे मैं तो यहाँ हूँ, इसके लिए दिया गया। बात करते हैं इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, तो ये याद रखना है कि ये किसको दिया गया, बस ये ध्यान रखिए। तो ये अंतिम बार किसको दिया गया, तो सर एटनबरो को वर्ष 2019 में दिया गया, ठीक है। इसमें राशि कितनी है, तो 25 लाख, आपको याद रखना है। मिस इंडिया वाइड आपको याद रखना है, तो इसमें ये आपको किसको दिया गया, बस इतना याद रखिए। तो अंतिम विजेता कौन है, सीनी शेट्टी 2022 में, और राशि कितनी, 1 लाख रुपया। रविन्द्रनाथ टैगोर अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार, ठीक है। तो इसको किसको दिया गया अभी हाल ही में, तो राजकमल झा को। पुस्तक कौन सी है, समुद्र का शहर के लिए। बात करते हैं आपका जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये राशि जो है ना, ये किसको कितनी राशि है, 2.5 मिलियन रुपये इसको दिया गया, ठीक है। मतलब 25 लाख रुपये इसको दिए जाते हैं, कितना, 25 लाख रुपये दिए जाते हैं। और अब तक 36 व्यक्ति को मिल चुका है। और प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, तो थू थांट वर्मा। चलिए
साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में किसको मिला है, तो उनसे सबसे पहले उनकी स्थापना 1955 में होती है। और अभी अभी हाल ही में किसको मिला है, तो दया प्रकाश सिन्हा को, जो सम्राट अशोक के लिए मिला है, और इसमें 1 लाख रुपये की राशि है। बात करते हैं मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार, जो कि सबसे पहले इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम चेंज हो गया है। इसमें राशि कितनी है, 25 लाख रुपये। और पहला किसको मिला था, तो विश्वनाथन आनंद को मिला था। ठीक है, आपको इसका नाम याद रखना है। और बात करूँ तो अभी हाल ही में किसको मिला है, तो शरद कमल को मिला है 2022 में, टेबल टेनिस जो खेलते हैं, उनका नाम याद रखिए। बात करता हूँ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अवार्ड, जो कि बात करना है आपके इसके, तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें राशि, इसमें बात करूँ तो ये भी दिया गया किसको, नाम याद बस याद रखिए। प्रथम किसको मिला था, तो विश्वनाथन आनंद को, जो कि शतरंज खेलते हैं। और अभी किसको मिला है, तो नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो, रवि दहिया कुश्ती, लवलीना बुरहेगन मुक्केबाजी, सुनील छेत्री फुटबॉल, मिताली राज क्रिकेट, पी श्रीजेश हॉकी, मनप्रीत सिंह हॉकी, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन। बात करते हैं, देखिए कलिंग पुरस्कार का तब याद रखना है कि ये पुरस्कार दिया जाता है समाज के बीच विज्ञान को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के में उनके योगदान के लिए जाता है। ठीक है, और ये किसको दिया गया है, अभी बस ये दिया गया है जैसे अभी जीन पियरे इल्यूमिनेट को तरीके से मिला है, आपका नाम याद रखिए। ठीक है, इसमें 10 लाख रुपये का राशि दिया जाता है। बात करते हैं आगे आगे, तो दारा साहब फाल्के पुरस्कार बात करेंगे, तो याद रखना है दारा साहब फाल्के पुरस्कार, जो इसकी शुरुआत 1969 में होती है। ठीक है, और इसमें आपको याद रखना है कि इसमें प्रथम बार किसको मिला था, तो देविका रानी को मिला था 1969 में, और इसमें 10 लाख रुपये दिए जाते हैं। और अंतिम बार किसको मिला है, तो आशा पारेख 2020 में, और बावना किसको मिला है, तो रजनीकांत 2021 में। और बात करते हैं आगे फिल्म फेयर पुरस्कार को। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। और ये किसको दिया गया अभी, तो अभी दिया गया 2022 में 4 आदमी को, किसको, सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किसको, विष्णुवर्धन। ठीक है, फिल्म शेरशाह, और अभिनेता को रणवीर सिंह। ठीक है, फिल्म 83, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति मेनन, फिल्म मिमी। अगर देखिए अर्जुन पुरस्कार बात करें, तो ये भी आपको खिलाड़ियों के बीच में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है बस, ये शुरुआत कब हुआ था 1961 को, और अभी किसको दिया गया बस नाम याद रखिए। जैसे आपको याद रखना है कि ये पुरस्कार जो मिला था ना, वो पहली भारतीय महिला कौन थी, तो कुमारी मीना शाह, और इस राशि कितनी है, तो 15 लाख रुपया। ठीक है, और अब बात करते हैं, देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो अब ये दिया था किसको, जो होते हैं ना कोच खेल के, उसको दिया जाता है। और इसमें आपको याद रखना राशि कितनी है, 15 लाख रुपया। और 2021 में किसको दिया गया है, तो नाम याद रखिए। ठीक है, देखिए लाइफ टाइम स्टेडियम किसको दिया गया है, तो टीपी जोसेफ एथलेटिक्स, सरकार तलवार क्रिकेट, सरपाल सिंह हॉकी, आसन कुमार कबड्डी, तपन कुमार पारीग्रही तैराकी। और नियमित किसे दिया गया है, तो नियमित में दिया गया है राधाकृष्ण नायर पी, संध्या मुरुंग मुक्केबाजी, प्रीतम सिवाच हॉकी, जयप्रकाश नैटियाल पैराशूटिंग, और सुवर्णम नमन टेबल टेनिस, ये सब कोच हैं। अगर बात करते हैं, देखिए ध्यानचंद पुरस्कार का, तो आपको याद रखना है ये खेल का पुरस्कार है। ठीक है, और इसका प्रथम बार किसको दिया गया था, तो साहूराज बिजादर। ठीक है, और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे नेक्स्ट हमारा कौन सा, तो तेजनिंग। अब बात करूँ तो अंतिम बार किसको दिया गया, तो 21 में किसको मिला है, तो ये मिला है सृजन सिंह को, और राशि कितनी है, 25 लाख रुपये। आगे बात करें, देखिए तेजनिंग नॉर्वे जो है ना राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, ये किसको दिया गया है, तो आपको याद रखना है इसको अभी ये मतलब ये पहली बार किसको दिया गया था, तो इसका भी नाम याद रखिए। और मतलब एडमंड एक्चुअली ये जो है ना एडमंड हिलेरी, उन्हीं के नाम पे रखा गया है। ठीक है, और मैं बात करूँ तो ये 1994 में पहली बार दिया गया था, आपको इसको याद रखना है। और ये अभी तक 139 व्यक्ति को दिया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, तो 2020 तक इस पुरस्कार में तेजी नड्डा की एक कांस्य पदक दिया दिया। ठीक है, और 15 लाख रुपये दिए जाते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों के प्रसिद्ध पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं, जैसे यशा भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश। ठीक है, गोल्ड बात करूँ रमन लाल नीलकंठ हास्य प्रशस्ति गुजरात, असम असम वैभव पुरस्कार असम, राजस्थान रत्न राजस्थान, भीम पुरस्कार हरियाणा, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश, शहीद वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़, बिरसा मुंडा खेल पुरस्कार झारखंड, और राजेंद्र सम्मान बिहार, और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार महाराष्ट्र, और बात करूँ एजुथाचन पुरस्कार केरल, सिक्किम रत्न सिक्किम। चलिए हमने उसको अच्छे से ख़त्म कर लिया खेल और जितने पुरस्कार थे। अब बात करते हैं तो प्रमुख संगठन के बारे में बात करेंगे।
तो आइए उसको शुरू करते हैं। देखिए, हम बात करते हैं यूएन का, तो जो हमारा संयुक्त राष्ट्र है उसकी स्थापना 1945 में होती है, ठीक है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क अमेरिका। इसके कितने मेंबर हैं, 193, ये भी याद रखना है, ठीक है। और इसके अस्थायी सदस्य की सूची में कौन कौन है, चीन, रूस, फ्रांस, यूके और यूएसए, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी अभी महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के हैं, ठीक है। और प्रथम महासचिव कौन थे, तो ट्रिंग वैली, जो कि नॉर्वे के थे। और इसके प्रमुख कुछ अंग हैं, जैसे महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ठीक है, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। और अब बात करूँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, तो इसकी हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो नीदरलैंड में एक हेग जगह है, हेग, उसमें इसका मुख्यालय है, किसका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। और महासभा में याद रखिए, महासभा जो है इसमें 193 देश के प्रतिनिधि शामिल हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए बात करते हैं किसके, सुरक्षा परिषद का। तो इसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है, तो याद रखना, जैसे चीन, रूस, फ्रांस, यूके और यूएसए, जबकि 10 अस्थायी हैं। इसमें आपको याद रखना है जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। और आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट है मेरा कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका बस याद रखिए, इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो आपका कहाँ पे, हेग में, ठीक है, हेग में इसका हेड क्वार्टर है, आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए कुछ इसका इंपॉर्टेंट यही है, बस ये इसकी स्थापना कहाँ हुई है, इस स्थापना कब हुई और इसकी हेड क्वार्टर कहाँ है, बस यही हम पूछता है। तो इसको हम फटाफट देख लेते हैं। जैसे मैं बात करूँ तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में होती है। और इसका कहाँ है, तो जिनेवा में इसका हेड क्वार्टर है, स्विट्जरलैंड में। विश्व बैंक की 1944 में इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 1945 में हेड क्वार्टर वाशिंगटन डीसी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का स्थापना 1948 में, 7 अप्रैल 1948। और कहाँ है इसका हेड क्वार्टर, जेनेवा। विश्व पर्यटन संगठन 1925 में इसकी स्थापना होती है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो मैड्रिड, स्पेन। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कहाँ, इसकी स्थापना कहाँ होती है, रोम, इटली। और कब, 16 अप्रैल 1945, आपको इसको याद रखना है। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस 1951, ठीक है, इसका कहाँ है हेड क्वार्टर, जेनेवा। और विश्व बौद्धिक समुदाय संगठन 1967, हेड क्वार्टर कहाँ पे, जेनेवा। बात करूँ आपका आगे, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण 1957, बीना, ऑस्ट्रिया में इसका हेड क्वार्टर है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन लंदन, ब्रिटेन में। और 1948 और बात करूँ आपका यूनेस्को का, तो 1946 में इसकी स्थापना होती है, कहाँ पे, पेरिस, फ्रांस में। और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU 1865 में, इसका कहाँ है हेड क्वार्टर, जेनेवा। और सार्वभौमिक डाक संघ 1874, बर्न, स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो चलिए इसको हम देख लीजिए इंपॉर्टेंट। अब आइए आगे बात करते हैं, कुछ और है जैसे आपको याद रखना है अंक टाट का। तो आप ये बस याद रखिए, इंपॉर्टेंट है कौन सा, ये इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, ठीक है, यूनिडो। इसका कहाँ पर 1966 में स्थापना होती है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो बीना, ऑस्ट्रिया में, इसको याद रखना है। और बात करूँ एक और इंपॉर्टेंट है, जैसे ये वाला संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UNHCR, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो जेनेवा। अपना स्थापना 1951 में होती है। और विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, WTO की स्थापना 1995 में होती है। और इसका कहाँ है हेड क्वार्टर, जेनेवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व के प्रमुख संगठन के बारे में बात करें, जैसे WTO, कई मैंने पर पढ़ा है, इसका स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1995 को, ठीक है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है, ठीक है। और बात करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट, रेड क्रॉस का 8 मई 1863 को इसका स्थापना होती है। किसने किया था, हेनरी डिविनेंट ने किया था इसका मुख्य, और जेनेवा में, ठीक है। अब याद रखना है, जिनको 3 बार शांति पुरस्कार मिल चुका है। और भारत में इसकी स्थापना कब हुई थी, रेड क्रॉस की, 1920 में। बात करते हैं अगला, इंटरपोल का आपको याद रखना है। इंटरपोल का स्थापना कब हुआ था, तो सन 1923 में। और इसकी हाल ही में बैठक कहाँ हुई है, तो ये दिल्ली में हुई है, आपको याद रखना है। और इसका जो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे, लियोन, फ्रांस में है। बात करते हैं नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को होती है। तो मुख्यालय कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में है, ठीक है। इसमें 30 मेंबर हैं। बात करते हैं अगला, तो दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सार्क बात करते हैं। इसकी स्थापना 1985 में, कितना, 1985 में। इसकी मुख्यालय कहाँ, काठमांडू, नेपाल में, ठीक है। इसमें कौन कौन देश हैं, तो 8 देश हैं। कौन कौन, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान।
नेक्स्ट बात करेंगे इसका ब्रिक्स का। तो देखिए ब्रिक्स में आप याद रखना है कि ब्रिक्स में स्थापना 2009 में होती है, ठीक है। इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन, ठीक है, होते हैं। और इसका जो 14वां अभी हुआ था, 14वां ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लिया था कौन, हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो कि वर्चुअली किया गया था। इसकी मेज़बानी कौन की थी, चीन ने किया था। अगला बात करूँ यूरोपीय संघ की, तो इसकी स्थापना 1958 में होती है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, ठीक है, बेल्जियम में है। और इसकी संख्या कितने मेंबर की, 27 है, ठीक है। और इन देशों को यूरो जोन कहा जाता है। इसमें इसमें 19 देश हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। जबकि इसमें ब्रिटेन अलग हो गया, तो अब देश कितने हो गए, 27 हो गए। बात करते हैं G7 का। G7 में पहले G8 था, बाद में इसको जो 14 में अलग हो गया, तो इसको G7 कहा जाने लगा। अब देखिए इसके साथ 1975 में होती है। इसमें 7 मेंबर हैं, जैसे आपको याद रखना है, नाम याद रखिए, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली। बात करते हैं नेक्स्ट, तो जून 2022 में G7 के 48 शिखर सम्मेलन में मेज़बानी जर्मनी ने की है। और बात करें G20 का, तो आप कहते हैं G20 का हेडक्वार्टर कहाँ पे 1999 में स्थापना होती है, बर्लिन में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और इसमें कितने टोटल मेंबर्स हैं, तो 19 देश के आपको नाम रखना है। अगला कौन सा, इसकी और आगे रखना है G20 का अध्यक्षता कभी इस साल कौन कर रहा है, तो इंडिया कर रहा है, आपको याद रखना है। बात करते हैं आसियान का। तो आसियान का याद रखिए, आसियान का भी एक इसी स्थापना 1900 कितना 1967 में होती है। और इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसमें 10 मेंबर हैं, ठीक है। और 1976 में बाली इंडोनेशिया में इसका हुआ था पहला शिखर सम्मेलन। बात करते हैं नेक्स्ट है आपका ओपेक। तो ओपेक याद रखिए, ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद में होती है। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया वियना में है। पहले कहाँ पे, वियना में है। और नेक्स्ट बात करते हैं, तो इसके मेंबर कितने हैं, 13 हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसका कौन सा गुट गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसमें कितने मेंबर्स हैं, आपको याद रखना है, 120 मेंबर्स हैं। और इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, 1961 में बेलग्रेड सर्बिया में हुआ था। बात करते हैं अरब लीग के बारे में बात करते हैं, 1945 में इसको इसमें काहिरा में इसकी स्थापना मिस्र में हुई थी। और इसमें 22 मेंबर हैं। और सदर क्या, एशियाई विकास बैंक ADB, इसकी स्थापना 1919 दिसंबर 1966 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे, मनीला, फिलीपींस, ठीक है। राष्ट्रमंडल, तो याद रखना है आपको, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो वो है आपका ब्रिटेन का कहाँ पे, हाँ ब्रिटेन, लंदन में है। और इसमें आपको 1949 में भारत इसका मेंबर बना था। बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में, तो आपको याद रखना है, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, ठीक है। मुख्यालय कहाँ पे, जेनेवा ये कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। और 12 जनवरी 1948 को WHO का सदस्य कौन बनता है, भारत बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनेस्को। तो इसकी स्थापना 1945 में होती है। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। और इसमें 193 मेंबर्स हैं। और भारत में 40 यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो देखिए आपको याद रखना है, विश्व में सबसे ज़्यादा विश्व धरोहर शामिल इटली में है, जिसकी संख्या कितनी 58 है। नेक्स्ट बात करें यूनिसेफ। तो यूनिसेफ याद रखिए, इसका स्थापना कब होती है, 11 दिसंबर 1946 को होता है। और यूनिसेफ जो अभी 190 देशों में काम कर रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा एक पहलू है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर अभी कौन है, तो प्रियंका चोपड़ा है। और नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए बात करेंगे किसका, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको रहने दीजिए, ठीक है। बात करते हैं आपका इसका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। 5 जून 1972 को मॉरिस स्ट्रॉन्ग द्वारा स्टॉकहोम स्वीडन में पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन के बाद की गई थी। और इसका आपको मुख्यालय कहाँ पे, नैरोबी केन्या में है। किसका, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का। इसके मेंबर कितने हैं, तो 193, आपको याद रखना है। चलिए अब कुछ मुख्यालय की बात करें, जिसे आपको याद रखना है। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ पे, स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में। दोस्तों जो जितने भी इंपॉर्टेंट होगा वही मैं बताऊंगा, ठीक है। जैसे आपको याद रखना है, यूरोपीय आर्थिक संगठन, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, तो आपको याद रखना ये वाला कौन सा, विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष, ग्लांड, स्विट्जरलैंड। और अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, हरियाणा, जो भारत में। और इंडियन ओशियन कमीशन, पोर्ट लुइस, मॉरिशस। और एमनेस्टी इंटरनेशनल, लंदन, ब्रिटेन। और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, UNHCR, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए, अब भारत के कुछ विदेशी यात्री के नाम हम पढ़ लेंगे जो कि भारत में आए थे। इसका आपको याद रखना है, मेगास्थनीज आया था भारत में 304 से 299 ईसा पूर्व में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ह्वेनसांग आया था 630 से 645 ईस्वी तक, और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में। और फाहियान 399 से 414 ईस्वी तक, चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्य में, जिनको हम लोग विक्रमादित्य भी कहते हैं।
और अल मसूदी भी आया था 910 से 940 तक। महिपाल और ईद सिंह आया था 671 से 695 तक रहा। और ईद सिंह का नाम आता ना, अगर देखिए अल बरूनी या अबू रोहन, ये आया था 1024 से 1030 तक इंडिया में रहा और महमूद गजनवी के काल में आया था। अगर इबन इबन बतूता तो ये भी आया था 1333 से 1347 तक इंडिया में रहा और इस मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और मार्को पोलो 1292 से 1294 ईस्वी तक रहा और ये पांडियन के साम्राज्य कुल शकरा मध्यवर्धन शासनकाल में भारत आया था। अब्दुल रज़ाक 1443 से 1444 ईस्वी तक, ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। और डोमिंगो पेस 1520 से 1522 में, और ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। ठीक है। नेपाल थर्ड सर थॉमस रो, ये 1615 में आता है और 1619 तक रहता है और ये जहांगीर के काल में आता है। और अकबर निकोलो मुनुची, ये दारासिंह राज्यकाल में आया था। ठीक है। और ये 1653 में आता है और 1760 तक रहता है। जैसे पीटर मुंडी 1630 से 1624 ईस्वी तक शाहजहाँ काल में आता है। दोस्तों ये हम लोग आज कंप्लीट हमने लगभग आज हम लोग 5-6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर करें। ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप ही इसको समझ रहे होंगे, तो इसीलिए आपके लिए अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपका इस भाई के लिए छोटा सा फर्ज बनता है। बस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में तमाम दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए, ताकि हमारा जो आत्मविश्वास है वो बना रहे। ठीक है। और मैं नेक्स्ट आगे भी आपके लिए मेहनत करता रहूँ। ठीक है, इसी तरह से। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। धन्यवाद।